हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो जैसा कि हमने वादा किया है, सारे से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जनवरी में जितने भी पेपर हुए थे, 10 पेपर, ठीक है, शिफ्ट वन में। तो हम लोग अभी 25 जनवरी शिफ्ट टू वाला पेपर डिस्कस करेंगे। फेज वन वाला उसमें से शिफ्ट टू का 25 जनवरी का पेपर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। शिफ्ट वन डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद ही, फिजिक्स मैथ के बाद ये केमिस्ट्री का है। 51 क्वेश्चन नंबर। तो अच्छा, हाइड्रोजन क्या लिखा है यहाँ पे? हाइड्रोजन के बारे में बता रहा है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए तो हाइड्रोजन खुश होता है, ठीक है। तो अभी ये जो है डिफरेंट डिफरेंट सीरीज जो है, जैसे यहाँ पे पांच चेन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फिर पांच चेन, फिर ब्रैकेट सीरीज, ये सब सीरीज का एन का वैल्यू क्या होता है हमने एक बार बताए थे, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो तो एल बी पी, लो ब्लड प्रेशर, ऐसे याद करो। ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर हाई। तो ये लाइमन, बाल्मर, पास्टिन, ब्रैकेट, पीफन, हेम्फ्री, इस तरह से यहाँ पे सीरीज है। इसमें क्या होता है, N1 का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 3, 4 और 5, 6, ठीक है। आपको पता है N2 का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन N1 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ आप। N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? N2 का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन N1 होते हैं। तो यहाँ N2 का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, 3, 4 कुछ भी इस तरह से होगा, इसमें भी 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4 इस तरह से है। तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। तो हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो खुश है, बाकी सब ऑर्बिट में अगर है तो वहां से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो ज्यादा खुश होगा। जितना हाइड्रोजन के पास आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खुश होगा, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा है किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले चेक करते हैं। पहला पास्चेन सीरीज, पास्चेन लाइमन बार्मन पास्चेन सीरीज। तो ये वाला जो सीरीज है हम लोग का, N1 का वैल्यू है हम लोग के पास 3, और N2 का वैल्यू कौन सा लाइन लिखा है, फर्स्ट लाइन, मतलब जस्ट एबव। N2 का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 से 3 में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये चेक करने हम लोग को। फिर जो इसमें है बी में सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर, बाल्मर मतलब N1 का वैल्यू कितना, 2, और N2 का वैल्यू सेकेंड लाइन लिखा है, कौन सा, सेकेंड। तो N2 का वैल्यू 3 नहीं होकर के 4 होगा, ठीक है। N2 का वैल्यू कितना, 4। अगर फर्स्ट लाइन लिखता तो 3 होता, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, पार्शियल सीरीज के लिए N1 का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, 3 है, और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन, तो फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड लाइन। तो 4, 5, 6, N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। N2 का वैल्यू 6 हो जाएगा। फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बार्मन पार्चिन ब्रैकेट, ब्रैकेट में N1 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, 4, और N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कौन सा लाइन, फोर्थ लाइन। तो मतलब फर्स्ट लाइन नहीं, सेकंड लाइन नहीं, थर्ड लाइन नहीं, कौन सा, फोर्थ लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें अब हम लोग को एनर्जी अरेंजमेंट करने, सबसे ज्यादा जितना पास आता है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा आपका ये जो 2 में आएगा, 4 से जो 2 में आएगा, जितना पास, जितना दूर से नहीं, जितना पास, पहले ये पता करना है, ठीक है। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्यारा है, जितना पास आएगा 2 पे आएगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा बी के केस में, बाल्मर के केस में। बाल्मर के केस में एनर्जी रिलीज यहाँ पे 1 में भी है, 4 में भी है, ठीक है। उसके बाद 3 में जो आएगा, 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो 3 में जो आएगा, 3 में आएगा, अगर दूर से आएगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, और पास से आएगा तो थोड़ा कम होगा। तो फिर हम लोग का हो जाएगा सी, सी, इन दोनों में सी होगा, पहले सी पहले होगा, ए नहीं होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4। बाकी भी चेक कर सकते हो, ए डी में, ए डी में, तो फिर ए डी में 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 3 में आने वाला ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, 3 में आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, 3 में आएगा तो ज्यादा एनर्जी, ए ज्यादा होगा डी से, ए ज्यादा है डी से, तो आंसर हो जाएगा 4।
तो हाइड्रोजन खुश होता है अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग डिस्कस। अच्छा, ये मैच दी कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 1 2 से मैच कराए हैं यहाँ पे। तो पहला जो हम लोग का है ए में, जो है ए में देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपिन एंड ब्यूट 1 इन। अच्छा ठीक है, ये वाला हम लोग मैच करते हैं। 2 मिथाइल प्रोपिन, इसको बनाते 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल होगा 1 2 3। और ब्यूट, यहाँ पे क्या है, ब्यूट है, ब्यूट 1 इन। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। तो ये क्या है तुम्हारा, हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे लेंथ कितना है 3 का, नेमिंग करते हैं तो यहाँ कितना है 4 का। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का चेन आइसोमर, चेन आइसोमर मतलब 3। ए के लिए हो जाएगा हम लोग के पास 3 हो जाएगा। तो हम लोग आ सकते हो, ऑप्शन में भी आ सकते हो, ए के लिए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दो जगह है, ये दोनों हो सकते हैं। इनमें से कोई भी चले जाओ। डी में जा सकते हो तुम। डी में क्या है, यहाँ पे डी में 2 है, डी में 4 है, तो डी में अगर पता कर ले तो आसान हो जाएगा। डी में आ जाते हैं ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। अच्छा, ये क्या है, अलग अलग जगह बैठे हैं ये लोग। ठीक है, कौन, इन अलग अलग जगह बैठे हैं, यहाँ पे 1 में बैठे हैं, यहाँ पे 2 में बैठे, तो इसको कहते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर। कौन सा करते हैं, पोजीशन आइसोमर। तो डी के लिए हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, डी के लिए हो जाएगा 2, तो डी के लिए 2, ये आंसर हो जाएगा आपका 1। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, एक बार और भी चेक कर लेते हैं। बी के लिए 1 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए यहाँ चेक कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, गलती हो सकता है। सी के लिए यहाँ 4 है, यहाँ सी के लिए 2 है, चेक कर लेते हैं। सी में आते हैं हम लोग। सी में अगर देखेंगे ब्यूटेनॉल मतलब ऑल अल्कोहल और डाइईथर, अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल, अल्कोहल तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है, मजेदार होते हैं। तो अल्कोहल एंड ईथर एक दूसरे का कैसा आइसोमर होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। ये कैसा होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 4, 4 हम लोग लगाए हैं, बिल्कुल लगाए, ये लगाए सी का 4, तो पक्का कर लिए आंसर 1 होगा। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर अल्कोहल ने पक्का कर दिया। ठीक है, थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये ब्रोमीन जो ब्यूटीफुल है, इसको हम बहुत प्यारा होता है बेंजीन के लिए, और खूब लगते हैं झूम झूम करके ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पूछ रहा है, वही पूछ रहा है, नंबर ऑफ ब्रोमीन, कितना ब्रोमीन एटम इन द फाइनल प्रोडक्ट पी। जो फाइनल प्रोडक्ट पी है, तो इसमें कितना ब्रोमीन एटम लगे हैं ये रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, तो करते हैं हम लोग, यहीं से करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन अगर इसमें करोगे तो ब्रोमीन आएगा, ये मेटा डायरेक्ट। अच्छा, NO2, NO2 बताता है जाना कहाँ है, NO2 क्या बताता है, आने वाले को बताता है जाना कहाँ है। ठीक है, कहाँ पे, मेटा पोजीशन, थर्ड पोजीशन मेटा पोजीशन होते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा आपका। तो हम लोग का जो ये पहला रिएक्शन हो गया, इसमें क्या बन गया, यहाँ पे तो NO2 रहा, और यहाँ पे आ गया आपका Br, और ये बेंजीन रिंग है। फर्स्ट रिएक्शन कर दिए। सेकेंड HCl हीट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो NO2 को रिड्यूस करके NH2 बना देता है। तो मैं लिख लेता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकेंड आपका। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे लिख लेता हूँ, और सेकेंड रिएक्शन में NH2 बना लेंगे। यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पे आपका तो Br आ गया है, यहाँ पे NH2 बना लेंगे। और NH2 क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, बहुत रिएक्टिव करा देता है, डीन को क्या कर देता है, रिएक्टिव करा देता है बहुत ज्यादा। किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो ये, और ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये इनकमिंग को कहता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। 3 न्यूट्रलाइजेशन, 3 भी साथ में हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब ये फोर्थ रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। फोर्थ कौन सा, एक बार फोर्थ में यहाँ लिख भी देता हूँ, Br2 वाटर। Br2 वाटर क्या करता है, ब्रोमिनेशन खूब कराता है झूम झूम करके। ठीक है, और कहाँ पे, ऑर्थो पैरा, दोनों अगल बगल सामने सब जगह ब्रोमीन ला देता है। ब्रोमीन बहुत ब्यूटीफुल भी है ना, तो सब जगह आ जाता है, वेलकम करता है ये NH2 खूब। कहाँ पे, अगल में और बगल में भी, और सामने भी ब्रोमीन को रख देता है। और यहाँ से तो पहले था ही, ये 4 ब्रोमीन आ गया। फोर्थ रिएक्शन करा चुके हैं हम लोग। फिफ्थ में आते हैं NaNO2 HBr, ये डायजोनियम सॉल्ट बनाने वाला रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन।
तो फिफ्थ रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, फिफ्थ रिएक्शन, तो हमारे पास ये बन जाएगा बेंजीन में डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और बाकी ब्रोमीन जो था ना वो तो एज इट इज रहेगा, जहां जहां ब्रोमीन जैसे जैसे था वो एज इट इज रहेगा। 1 2 3 4 ब्रोमीन था, 1 2 3 4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन जो करते हैं इसको हम लोग फिफ्थ से ही यहाँ से शुरू करते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, एनसीईआरटी में भी है। ये डायजोनियम सॉल्ट में ब्रोमीन लगा देता है। क्या करते हैं? ब्रोमीन, बस ब्रोमीन ही ब्रोमीन लग रहा है पूरे रिएक्शन में, तो ब्रोमीन का ब्यूटी यहाँ पे काम आ रहा है, बी आर हो जाएगा, बाकी जितना भी बी आर था वो भी बी आर रहेगा। ये आपका बी आर और ये बेंजीन रिंग। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका हो गया। कितना ब्रोमीन एटम आया? 1 2 3 4 5, ये 5 ब्रोमीन एटम थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, 100% आएगा। आपके आगे जो फेज 2 आएगा 100% आएगा। ये सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में है और पूछेगा, ये सब रिएक्शन घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आप इसको ठीक से कर लेना। नेक्स्ट जो है हम लोग का एक्वस HCl रिएक्ट विद MnO2। MnO2 को ठीक है क्लोरीन HCl, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बता भी दिया है MnCl2 बना और साथ में Cl2 बना और वाटर बना। व्हाट इज द वेट इन ग्राम ऑफ Cl? एक बार रिएक्शन में लिख दूं, एक बार मैं रिएक्शन कहां लिखूं? यहां लिखता हूं। ठीक है, नहीं इधर लिखता हूं। क्या है हम लोग के पास? MnO2 प्लस HCl गिव MnCl2, ये बता रहा है, और फिर Cl2 प्लस वाटर। एक बार बैलेंस भी कर लेते हैं इसको, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरीन दोनों के साथ है, खुद भी Cl2 भी है और MnCl2 भी है। क्लोरीन 4 है, यहाँ पे 4 कर लो, हाइड्रोजन ऐसे नहीं तो हो जाएगा आराम से यहाँ पे बैलेंस। ये 2, ठीक है, इसको कोई ज्यादा मुसीबत नहीं, हो गया बैलेंस ही हो गया ये। ठीक है, बैलेंस हो चुका है। तो हमको क्या करना है, आगे डाटा लेते हैं और डाटा चेक करते हैं। डाटा दिया है और उनको भी डाटा चाहिए, बताओ कौन सा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl, ये एक्सेस है, और MnO2 कितना है? 8.7 ग्राम है, 8.7 ग्राम। ठीक है, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl, एक्सेस। व्हाट इज द वेट ऑफ Cl2? Cl2 का वेट पूछा है। ठीक है, लिबरेटेड Cl2 इसके, तो इसके मास पूछ रहा है, इसके मास क्या होगा? तो देखो ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल बनता है, पूरा 1 मोल बनता है, तो इसका मोल निकाल लेते हैं। 8.7, इसका मोलिकुलर मास 87 ही होते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहाँ पे दे रखा है Mn का और O का, ऑक्सीजन का ले लोगे 16, तो आ जाएगा 87 ही होते। तो ये कितना है हमारे पास? 0.1 मोल है, 0.1 मोल। तो ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा? 0.1 मोल। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट बता रखा था तो आसान ही है। ध्यान रखना यही क्वेश्चन आ सकता है और प्रोडक्ट नहीं बताएगा, दोनों नहीं बताएगा, जैसे MnCl2 और Cl2 दोनों बता दिया है यहाँ पे। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है। 0.1 मोल, तो मास कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू Cl2 का इसका जो है 2 Cl का हो जाएगा 71, तो ये 71, ये हो जाएगा 7.1 ग्राम, 7.1 ग्राम आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पारो है, पारो, मैग्नीशियम पायरोसल्फेट। तो इसका तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखो जानना चाहिए, एनसीईआरटी में है ये पायरोसल्फेट। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, अगर यहाँ पे 8 नहीं अगर एसिड लग जानो हम, तो उसका फॉर्मूला होता है H4P2O7, ये होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीशियम पायरोसल्फेट क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, ये दोनों 4 H है, H हट करके वहां पे मैग्नीशियम बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे Mg2P2O7, Mg2P2O7। ठीक है, ये लग जाएगा आपका। एक्चुअली कोई ये वीडियो दिखा नहीं मुझे यूट्यूब में, इसलिए मैं डाल रहा हूँ तो बच्चे को आसान कुछ हेल्प हो जाए। अभी जो जेईई मेंस देंगे Mg2P2O7 ये है। तो देखो, तो by usual analysis 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड X गिव इतने ग्राम ऑफ
मैग्नीशियम पायरोसल्फेट द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस पूछा है, ठीक है। तो इतना ग्राम अगर हम लोग के पास मैग्नीशियम पायरोसल्फेट आ गया 1 ग्राम कंपाउंड से, तो परसेंटेज बताओ, ठीक है। तो हो जाएगा, बड़ी बात क्या है, निकाल लेते हैं। इसमें इसका मोल निकाल लेते हैं, पूरे का मोल निकाल लेते हैं। इसका मास ये गिवन है, तो हो जाएगा 1.79 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, 222 आता है, कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नीशियम 2 है तो 24 इंटू 2 प्लस 31 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7, 222 आ जाएगा, ठीक है। तो मोल हो गया। इसके डबल मोल होगा फास्फोरस एटम के मोल, ठीक है। तो ये मोल हो गया कंपाउंड के। मोल ऑफ फास्फोरस अगर हम लोग पता करें तो 1.79 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 222 ये हो जाएगा। और मास पता करें हम लोग, मास ऑफ फास्फोरस अगर चेक करें 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.79 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 222 इंटू क्या कर देंगे 31 से मल्टीप्लाई करेंगे मास से। इसका मास हो गया। परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 इंटू 100। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस का मास 31 इंटू 1.79 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 222 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, ये हो जाएगा। ये आंसर है सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। इसे कर ले 1 1 1 कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कितना आ रहा है 31, ये 100 है, 100 बाई ये कर लेते हैं 1 1 1, लगभग 1 से थोड़ा कम है यहाँ पे डाटा, और 31 इंटू 1.79 है डाटा हमारे पास। तो अगर ये 1 हो जाए, ये 30 हो जाए, तो ये 1.7 ले लो अगर, तो 51 के आसपास आ जाएगा, 51 के आसपास। तो 50% ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 100 बाय 111, अगर इसको हम लोग लगभग 1 से कम है तो इसको हम लोग 30 ले लेते हैं, इसको हम लोग 17 ले लेते हैं। तो 30 इंटू 1 से 51, 50 के आसपास हमारा ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था इस बार का पेपर, और आएगा भी, अगले बार भी ऐसा ही पेपर आएगा, ध्यान रखना। थोड़ा आसान आता है, थोड़ा सा आसान आता है पेज 2 में। कंसेप्ट फॉलोइंग डाटा, ठीक है। ये जो है डाटा गिवन है, डाटा मांग रहे हैं आपसे। कौन सा डाटा मांग रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बोन एनर्जी मांग रहे हैं आपसे। और क्या क्या डाटा दिया है आपका, फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 का फॉर्मेशन का पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये रहा CH4 गैस, बनते कहाँ है, कार्बन से, ग्रेफाइट और साथ में H2 से, बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तो ये गैस, ये क्या है फॉर्मेशन, इसमें जो डेल्टा H है माइनस एक्स है, इसका फॉर्मेशन का डेल्टा H होगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन है। तो एनर्जी, बोन एनर्जी दिया है, तो हम लोग बोन एनर्जी के टर्म में इसको हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जो होता है हम लोग का बोन एनर्जी के टर्म में, तो बोन एनर्जी क्या होता है, बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये होते हैं, ठीक है। ऐसा होते हैं बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, याद रखना है। एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, एक और भी है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी सारे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होते हैं। तो डेल्टा H का वैल्यू लिख दो माइनस एक्स, यहाँ पे बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये कार्बन ग्रेफाइट क्या है, सॉलिड, सॉलिड से ग्रेव कार्बन जो है गैस बनेगा, तो वो होगा बोन एनर्जी। और यहाँ वो दे रखा है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, गैस बनने वाला Y है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग रिएक्टेंट में ग्रेफाइट के लिए Y, प्लस H2 के लिए, H2 का दे रखा है Z, 2 H2 है, तो हम लोग लिखोगे 2 इंटू Z, ये हो गया रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट में CH4 है, 4 बॉन्ड होगा, माइनस हो जाएगा 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड एनर्जी, ये हो जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन। बस इसको CH4 के लिए सोल्व करो, आ जाएगा आंसर। करते हैं एक बार, मैं भी करता हूं साथ में, आप भी करो। और CH4 को इस पार ले आओ, X को उस पार ले आओ, तो क्या हो जाएगा 4CH इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, X उस पार जाएगा तो X प्लस Y प्लस 2Z, ये हो जाएगा। और फाइनली CH का बॉन्ड एनर्जी अगर हम निकाल लोगे तो X प्लस Y प्लस 2Z डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बताओ, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 से डिवाइड कर लोगे, ये 4 नीचे आ जाएगा। देखना कौन सा ऑप्शन है, आप लोग देखो, मैंने बताऊंगा आप लोग।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अच्छा ये, हाँ ये मैचिंग मैच आजकल बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अगर मैच बढ़िया नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चाहे जो भी मैच हो, आपस का मैचिंग हो या फिर क्रिकेट मैच हो। तो H2PDBSO4 इधर दिया, इधर रिएजेंट दिया है कुछ नेम, तो किन के साथ कौन सी रिएक्शन में, ये नेम रिएक्शन है एनसीईआरटी के, कौन सी रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लगता है, आप जो जानते हो उधर आ जाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से स्टेफन रिडक्शन जानते हैं हम लोग, स्टेफन एस से लिखते हैं और यहाँ पे SN का वाला होते हैं, ये बी का हो जाएगा आपका कितना 4। तो यहाँ पे एक बार इधर आ जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा ऑप्शन से, बी का यहाँ पे आ जाओ, 4 कहाँ पे, बी का 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो बस आंसर हो गया आपको। आसान है था। अब बाकी लेकिन चेक कर लेना, हो सकता है गड़बड़ हो, भूल गए, एक दो चेक कर लो, जैसे ए का 2 तो यहाँ पे भी है, डी का 3 कोई नहीं कर लो, डी का ही कर लेते हैं, डी का 3 है यहाँ पे, डी का 1 है, तो डी का चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डी ये है CuHCl। अच्छा ये तो याद होगा, हंसते हो क्लास करते समय, गटरमैन रिएक्शन है, ठीक है, ये गटरमैन कोच रिएक्शन है। तो ये आपका डी का हो जाएगा आपका 3 गटरमैन रिएक्शन, तो डी का 3 भी है। और भी आप जो भी जानते हो, CrO2 Cl2 रिटार्ड रिएक्शन है, सी का हो जाएगा 1, सी का क्या हो जाएगा 1, सी का 1 है ना, सी का 1 भी है, तो बस हो गया, ये 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन याद कर लेना, यही सब रिएक्शन फिर आएगा आपका फेज 2 में, जो 2 अप्रैल से स्टार्ट है। हाँ उसके बाद अगला डिकम्पोजिशन, ए इज ए फर्स्ट ऑर्डर। वाह, ये जो टूट रहा है यहाँ पे BC बन रहे हैं, BC, ठीक है, ज्यादा BC नहीं करो, ए से जो हम लोग का BC बन रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है। इनक्लोज 1 लीटर कंटेनर में है, 1 बार प्रेशर था इनिशियली ए का, अलाउड टू डिकम्पोज आफ्टर 100 मिनट, ठीक है। चाहो तो हम लोग यहाँ लिख सकते हो, ए से क्या बन रहा है B+C और T इक्वल टू 0 में ये 1 प्रेशर था, ये 0 0, T इक्वल टू जब 100 लिए तो ये हो गया 1 - x, ये x और ये x, और अब ये फाइनल प्रेशर बता दिया है 1.5 बार है, ठीक है, सबका प्रेशर। तो एक बार जोड़ करके इक्वल कर लेते हैं, इधर कर लेता हूं मैं, क्या करेंगे 1 - x + x इक्वल टू 1.5, इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा 0.5, यहाँ x का वैल्यू 0.5 पुट कर लो, ये डाटा हो जाएगा 1 - 0.5, ये कन्वर्ट हो गया आपका 0.5 में, तो 1 से 0.5 हुआ है, आधा हुआ है क्या, और फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये 100 जो है 100 मिनट है ना, 100 मिनट जो है हम लोग का, हाँ ये हाफ लाइफ है, क्या है, हाफ लाइफ है, ठीक है, आधा लाइफ है 100 मिनट। उसके बाद रेट कांस्टेंट पूछा है, क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ का जो भी जानते हो, हाफ लाइफ इक्वल टू होते हैं ln2/k होती है, ठीक है, ln2 log 2 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.3, तो हम लोग इसको के स्पार कर लो, के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3 log 2 का वैल्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के का वैल्यू पता करना है, टी हाफ, ये 100 जो होगा हमारा टी हाफ ही होगा, देखो ना हाफ होने में टाइम 100 लगा है, तो यहाँ पे कर दो हम लोग 100, तो के का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3 3 का 9, 0.9, 3 2 6 हो रहा है, तो ये तो ठीक से करता हूँ सोल्व, इधर से 3 3 का 9, 0 9, 3 2 6, 3 1 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, इतना हो जाता है के का वैल्यू। क्या करना है, आंसर कैसे करना है, यहाँ ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन में आते हैं 10 के बाद माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, अच्छा 100 नीचे भी तो है, 100 नीचे भी तो है, तो इसको हम लोग के पास के का वैल्यू आ जाएगा 6.909 इंटू 10 12 माइनस, ये ऊपर जाएगा 2 और यहाँ से एक लिए -3, आपका आंसर हो जाएगा 6.9, सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और हाफ लाइफ ही आ गया 100, तो अच्छा रहा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा ब्रोमीन, ये है आपका KCl के साथ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या RBr, ये ब्यूटीफुल जो Br है, KCl के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा हम लोग का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जनरल हम लिख देते हैं आपको पहले, इधर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये बन जाएगा,
तो इसमें सब जगह ब्रोमीन है और ये सब जगह 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री ब्रोमीन है, ठीक है, और यहाँ कार्बोकेटाइन थोड़ा स्टेबल होते हैं। तो इसको जो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, मतलब ये आर बी आर बॉन्ड जो वीक होगा बॉन्ड, तो वो रेट फास्टेस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा है, ए बी सी डी में रिएक्टिविटी कौन होगा, तो जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, वो जल्दी टूट जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो इसमें जो है यहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेटिंग होता है, ये भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा वेट हो जाएगा बी में, सबसे ज्यादा बी में, फिर ए में, बी सबसे ज्यादा, फिर ए में, बी ए, ये दोनों में से कोई होगा आंसर। आगे कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों में से ये क्या लगेगा, -r लगेगा, और ये लगेगा -i लगता है, मेटा पोजीशन पे याद रखना, माइनस, यहाँ पॉजिटिव अगर होगा -i लग जाते हैं यहाँ पे, -r, ठीक है। तो -r ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा, तो सी का सबसे कम होगा, अगर हम लोग सी का सबसे कम होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे ही आंसर हो जाता, उधर से करते तो ये आपका 2 आंसर है, ये आंसर नहीं हो रहे, ये आंसर नहीं हो रहे, ठीक है। तो बी सबसे ज्यादा देख लेते हैं, फिर ए सही लिखा है, डी फिर सी सही है, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है रेडियस के बारे में, साइज के बारे में, ठीक है। और ये जो कैटायन से होता है ना, जिम में जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है, साइज छोटा हो जाता है। ये जो कैटायन है ना, जैसे आपके पास अगर सोडियम है और जिम में गया, ये बन गया Na+, तो Na+ का साइज छोटा होगा, ये हो जाता है साइज, क्योंकि जो ये मास इलेक्ट्रॉन जो लूज करना, ऐसा याद करो, इलेक्ट्रॉन जो लूज कर देता है, ठीक है, जैसे जिम में गए तो वेट लॉस किया तो साइज छोटा हो गया, वैसा ही साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 2 है, यहाँ पे स्टेटमेंट को हम लोग को चेक करना है, फिर चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला चेक करते हैं, करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ एटॉमिक आयनिक रेडियस, तो ये तो सही है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, और यहाँ जो है गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि साइज कैसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पहले मैग्नीशियम होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, इससे पहले सोडियम होता है, तो साइज मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का कम होगा। तो यहाँ पे गलत लिखा है, ये जो है उल्टा होगा, सही गलत लिखा है। तो स्टेटमेंट 1 हम लोग का क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, गलत है, ठीक है। दोनों करना ही पड़ेगा तभी ऑप्शन में आएंगे। स्टेटमेंट 2 करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, आपको लगता है ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, प्यारा है, इलेक्ट्रॉन को प्यार करते तो है, लेकिन उनके पास रिपल्सन भी बहुत होते हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन का प्यारा पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ब्रोमीन का ही होता है, ठीक है, सॉरी क्लोरीन का होते हैं, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होते हैं। तो क्लोरीन यहाँ तक तो सही है, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे ना ऑक्सीजन का बहुत कम होते हैं, ग्रुप कौन सा, ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा घूम फिर करके। ग्रुप 16 में जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम भी जा सकती हो, सबसे कम ऑक्सीजन का ही होते हैं, सबसे कम ऑक्सीजन का होते हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन का प्यारा, इलेक्ट्रॉन का प्यारा, क्योंकि रिपल्सन इसमें होते हैं, इसमें क्या है, रिपल्सन होता है। छोटा सा एटम है और 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें पहले से, तो रिपल्सन होता है। तो ऑक्सीजन का कम होगा सल्फर से, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जितना भी उनका ग्रुप 16 वाला है ना, उनका ज्यादा है ग्रुप 17 वाला से, सॉरी ग्रुप 17 वाला का ज्यादा है, ग्रुप 17 वाला का क्या है, ज्यादा है। ग्रुप 17 वाला का क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ग्रुप 17 वाला का क्या, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से प्यार 17 वाला को ज्यादा है, तो बी आर का ज्यादा होगा एस से। तो स्टेटमेंट 2 सही है हम लोग का, 1 गलत था, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के प्यार से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देखते हैं किससे रिलेटेड है, एंजाइम। अच्छा, हम लोग के बॉडी में एंजाइम होते हैं, अगर हम लोग एक बार जो खाना खाते हैं 1 मील, अगर एंजाइम नहीं हो तो 50 साल लग जाएगा उसको डाइजेस्ट होने में, ठीक है। तो एंजाइम बहुत जरूरी है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज लोअर देन दैट ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। बिल्कुल, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनेगा, और अगर ये एसिड कैटालिस्ट करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाने के लिए एसिड कैटालिस्ट देते हैं, H2SO4 यूज करते हैं, HCl भी कर सकते हो। तो क्या होगा हमारा,
जल्दी होते हैं, लेकिन इससे फास्ट हो जाता है हम लोग के बॉडी में। अगर सुक्रोज से हम लोग ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाते हो और एंजाइम लेते हो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट लेते हो यहाँ पे, ठीक है। एंजाइम लिखा है, एंजाइम कैटलिस्ट, इन्वर्टेज यूज करते हैं यहाँ पे, एंजाइम, एंजाइम इन्वर्टेज ही लेते हैं, मुझे तो ये याद आता है, इन्वर्टेज, इन्वर्टेड एंजाइम है, ये लेते हैं। जैसे ये अगर हम लोग लोगों के लगभग 15-16 के आसपास होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ई किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे 2 के आसपास 2.15 लगभग होता है किलो जूल पर मोल हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम, तो रेट बढ़ा देते हैं। तो पहला स्टेप ये जो लिखा है यहाँ पे, ए में अच्छा सारे करने, ए बी सी डी, ठीक है, फिर इससे कर ले। ए हम लोग का सही है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज लोअर देन दैट ऑफ एसिड कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस, ये सही है। ये सब में है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अच्छा, ये नहीं होगा आंसर, पे ये हो सकते हैं। लास्ट में इधर टिक लगाएंगे हम लोग। कौन सा देखना जरूरी है, ए सी डी, ए बी डी, ए बी डी देख लोगे तो हम लोग का हो जाएगा, इन दोनों में से डी चले आते हैं। डी चेक करोगे, चलो डी करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। नहीं, ये जो है ना ओवरऑल फोल्डिंग जो है, ये टर्सरी वाला में होते हैं। ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन किसमें होते हैं, क्वाटरनरी में नहीं होते, किसमें होते हैं, टर्सरी में होते हैं, टर्सरी में होते हैं, ठीक है। तो ये डी जो है गलत है आपका, डी गलत, तो मतलब इसको हटाओ, इसको हटाओ, और बस इसको पहले हटा दिए तो ये आंसर हो जाएगा आपका। एक बार बी चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, बिल्कुल सही है, बी हम लोग का सही है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, जैसे हम लोग अगर एसिड डाल गया अगर हमारे स्किन में या जल गया, तो उसमें डीनेचुरेशन हो जाता है। तो डीनेचुरेशन, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है रिमेन इंटैक्ट होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता ही रहता है, पॉलीपेप्टाइड वाला रहता ही रहता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, बी सही था हम लोग का, तो ये सही किए, सही जा रहे हैं। एक बार सी चेक कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4। ना ना, C1 C4 के बीच में नहीं होता ये जो याद आ रहा है, ये होते हैं C6 एंड C2 के बीच में होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। C1 C4 के बीच में नहीं होते हैं। तो ये हम लोग का सी गलत था, तो सी गलत था, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया। आंसर 3 बिल्कुल सही है, सही कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या, फिर ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे आएगा। अच्छा, यहाँ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल पे क्वेश्चन पूछा, कौन जल्दी आएगा, ठीक है। जल्दी वो आएगा जो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा तो ये जल्दी आएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या फिर जिसमें चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा, वैसे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से लेस स्टेबल हो जाते हैं। तो जिसमें ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल में ज्यादा होगा, तो इसमें तो चार्ज रेजोनेंस में है, इसमें भी चार्ज रेजोनेंस में है, इसमें भी चार्ज रेजोनेंस में है। तो आपका जो है इसमें रेजोनेंस में नहीं है चार्ज, सबसे ज्यादा चार्ज रेजोनेंस नहीं है, तो लेस स्टेबल है, तो OH माइनस का सबसे ज्यादा होगा। तो आपका सीधे सीधे ये आंसर हो गया। बाकी भी चेक कर सकते हो, इसके सबसे कम क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ClO माइनस, ये OO2, देखो ना, डबल सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है। रेजोनेंस तीनों ऑक्सीजन के साथ है, डबल बॉन्ड के साथ, तो बहुत रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल, कम रिएक्टिव, तो ये सबसे कम होगा। इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा OH माइनस का होगा। और भी तरीके हैं, बच्चे करते हैं, टीचर भी बताते हैं। इसके सबका एसिड बना लो, जैसे H2 होगा, PH फिनोल है, ये OH होगा, ये एसिटिक एसिड होगा, CH3 COH, ये होगा HClO4। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग का नेगेटिव चार्ज वाला होगा, वो कम न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। सबसे कम एसिडिक ये है, लीस्ट एसिडिक है इनमें से। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड होगा H रिलीज करने के बाद, वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके हमने बता दिया। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी देख लेंगे, लीस्ट स्टेबल होगा तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, ठीक है। या एसिड बना के देख लेंगे, जो लीस्ट स्टेबल एसिड होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एनायन होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
स्टेटमेंट 1 में है ग्रेटर, इसका बोल रहा है ज्यादा है, ग्रेटर देन दिस। ठीक है, अभी चेक करते हैं हम लोग क्या करना है, हम लोग को करेक्ट आंसर चेक करना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। स्टेटमेंट 2 फिर करना है, पोटेशियम फेरी साइनाइड हैज ए ग्रेटर, दोनों तो करना ही पड़ेगा, असल में कोई चारा नहीं है यहाँ पे ऑप्शन करने के लिए, अगर एक भी आप कर लेते हो तो कहीं पे आके अटकोगी, दोनों करना ही पड़ेगा। तो पहला हम लोग करते हैं क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका क्रोमियम, क्रोमियम +2 है तो Cr +2 हो जाएगा 4s0 3d4, 3d4 होगा। और वाटर वीकफील्ड लिगेंड है, वीकफील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा आपका T2G3 Eg हो जाएगा 1। ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर चेक करोगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, -0.4 डेल्टा नॉट इंटू ये 3 हो जाएगा, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इंटू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये लेके आते हैं 12 में 0.6 गया तो -0.6 डेल्टा, माइनस से मत देखो, मैग्नीट्यूड ही देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी के लिए मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं Mn+2, Mn+2 में अगर हम लोग देखोगे तो यहाँ पे Mn+2 ये हो जाएगा 4s0 और 3d5 होगा, 3d5 मतलब T2G3 Eg हो जाएगा 2, तो इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 1 से किया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या हो जाएगा इसका 0, तो इसका ज्यादा, तो स्टेटमेंट क्या लिखा है, ग्रेटर देन, सही लिखा है, इसका ज्यादा बोल रहा है इनसे, बिल्कुल सही है, माइनस में नहीं जाना है, मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही लिखा है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू तो उधर ट्रू दिखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। पोटेशियम फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड, फेरी होता है Fe+3 वाला, तो ये लिख सकते हो K4 FeCN6, ये हो जाएगा पोटेशियम फेरी साइनाइड +3 है। ग्रेटर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। ठीक है, किसमें अनपेयर्ड ज्यादा है, देन सोडियम फेरोसाइनाइड, फेरो मतलब +2, ये हो जाएगा Na4 FeCN6, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ 4 होगा, यहाँ +2 होगा। ठीक है, हाँ वहाँ +3 है, दोनों स्टॉक लिखे हैं तो सीधे सीधे हम लोग पेयरिंग भी कर लेंगे, तो सीधे सीधे Fe+3 का देखोगे तो 4s0 3d5 होगा, और पेयरिंग हो जाएगा तब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये हो जाएगा T2G हो जाएगा यहाँ पे 6 Eg हो जाएगा, T2G हो जाएगा आपका, क्या करना है इसमें, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, बचने दो, लेकिन इसी में होगा 5, इसमें होगा 0, और इसमें अगर देखें हम लोग एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे होगा, यहाँ पे होगा Fe+2 मतलब 4s0 3d6, तो यहाँ जाएगा T2G6 Eg0, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, वही लिखा है। पोटेशियम फेरी साइनाइड है ग्रेटर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन सोडियम, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, S6 होगा, सबके सब पेयर है, और Lw 0 है, और इसमें Lw 1 है, तो Lw 1 है तो ज्यादा होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और इसमें क्या होगा, कम होगा, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट से, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, आंसर 1 होगा, आंसर 1, बाकी आंसर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है करें, ठीक है, मतलब एंजॉय ज्यादा करें। दी करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ये ABCD बॉन्ड इन टर्म ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसका कैसा है ये पता करना है आपको, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। ये देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, ऑलमोस्ट ये सब जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सिमिलर साइज के एटम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, सिमिलर होते हैं साइज के, तो सीधे सीधे बॉन्ड देखिए, यहाँ 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो D कम होगा आपका, C फिर होगा, फिर B होगा आपका, ये तो कंफर्म है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल सिंगल से कम, ट्रिपल सिंगल डबल से कम, ये आपका बॉन्ड लेंथ होगा DCB, DCB कहाँ है, DCB, ठीक है, DCB यहाँ पे भी,
ठीक है, डी सी बी नहीं है, डी ये तो छोड़ दो, ठीक है, और डी सी बी ये यहाँ पे क्या, ये भी नहीं होगा इन दोनों में। अब यहाँ देखो कार्बन हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम होते हैं, तो कार्बन का साइज ये रहा, ये हाइड्रोजन का साइज आता, बोन लेंथ दोनों के बीच के सेंटर के बीच के डिस्टेंस होते हैं, इतना ही होगा। लेकिन ये ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन हुआ और ये आपका हुआ नाइट्रोजन हुआ, तब भी तो इतना डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस बहुत कम हुआ क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए सबसे कम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सबसे कम वाला डिस्टेंस आपका ए, ये तो हो ही नहीं रहा था हमारा, तो सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के हिसाब से नहीं करने थे, जो सिंगल का कम ज्यादा लेंथ, ट्रिपल का कम लेंथ, नहीं हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है, हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड, ये 4 कंपाउंड है। ठीक है, हाँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दी वन व्हिच एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। तो आपको क्या करना है, इन 4 में से पता करना है कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, जब पता कर लेंगे तो कार्बन का, उसमें कार्बन का परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कायरल सेंटर चेक करेंगे, तो करते हैं आप लोग। माइनो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसमें तो नहीं होगा, 1 2 3 4 ये है, इसमें तो यहाँ CH2 है ना, कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के आइसो तो ये होगा, आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल, इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है, CH3 ये बी भी नहीं होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें आते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में अगर हम लोग आ जाए, 1 2 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये क्लोरीन होगा। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये है हमारा, ये कायरल सेंटर आ जाता है, यहाँ पे एक H होगा और यहाँ CH3, यहाँ इथाइल, यहाँ H, यहाँ पे क्लोरीन, ये हम लोग का चूज हो गया, ये होगा। इसमें कार्बन का परसेंटेज, इसमें तो नियो पेंटाइल क्लोराइड बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन 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 सब जगह कार्बन, ये नियो होता है, यहाँ पे क्लोरीन रख दो, ये हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड, तो इसमें तो कायरल सेंटर है नहीं, तो ये भी नहीं, तो सी हम लोग का आया कायरल सेंटर वाला। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है हमको, किसका, कार्बन का परसेंटेज कर लेते हैं। कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का कितना हो जाएगा मास, 48, 12 इंटू 4 48 डिवाइडेड बाई इसका पूरे का मोलिकुलर मास इंटू 100, मोलिकुलर मास इधर निकाल लो, ये 48 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 2 5 3 8 1 9 9 हाइड्रोजन है, तो 9 इसको जोड़ लो, एक बार जोड़ के देखें कितना हो जाएगा, 5 9 5 14 4 22 2 2 2 2 2 यहाँ आ गया 5 4 9, ये हो गया। ठीक है, 48 48 बाई 92.5 इंटू 100, ये कौन सा आ रहा है चेक करो, ऐसे कर लूं, 480, एक जीरो ऊपर कर लेते हैं हम लोग, 480 बाई 925 इंटू 100, ये डाटा कितना आ जाएगा, ये इसके लगभग ये डबल है, 2 से करोगे तो ये 50 आ जाएगा, 50%, 52, ये आंसर हो जाएगा, 52 पास में आ रहा है बिल्कुल 52 के। ठीक है, ये लगभग यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके डबल से थोड़ा सा ऊपर ज्यादा है, और ये 50 आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, ये 52 हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन भी था, और क्वेश्चन सब ठीक ठाक पूछा है, इजी नहीं पूछा है, ठीक ठाक पूछा है, बहुत टफ भी नहीं पूछा है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट मैग्नीशियम एंड Mn2O। अच्छा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप बड़ा खतरनाक होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, Mn फ्रॉम द ऑक्साइड Mn2O7 इन व्हिच Mn इज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक है, Mn जो है Mn2O7 बना रहा है, और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, Mn2O7, चेक करो, यहाँ पे 2x माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 7,
तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये हाईएस्ट होता है मैग्नीज का। तो पहला ए हम लोग का सही है, ये सही है तो कहाँ आ सकते हो हम लोग, सब जगह ए है, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, रहने दो, आगे चलते हैं। ये रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है। अगला रिलेशनशिप, ऑक्सीजन स्टेबलाइज द एमएन। हाँ, ऑक्सीजन एमएन को खुश करता है इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड विद एमएन। बिल्कुल, मल्टीपल बॉन्ड एमएन के साथ बना करके एमएन को खुश करता है। और स्टेटमेंट बी सही है। पर खाली एक बार ठीक से पढ़ता हूं मैं, ऑक्सीजन स्टेबलाइज एमएन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड विद एमएन। बिल्कुल सही है, मल्टीपल बॉन्ड बना करके सही करता है। बी सही है, तो बी सही है, ए भी सही था हमारा। तो तब भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी सही है, खाली ये नहीं हुआ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सी, Mn2O7 इज एन आयनिक ऑक्साइड। ना ना ना, Mn2O7 जो होता है ये एक तो होता है आपका, इतना बॉन्ड आयनिक में नहीं होते, और ये जो होता है एसिडिक होते हैं, एसिडिक कोवलेंट सब होता है, NaCl टाइप नहीं है, Na2O टाइप नहीं है। जैसे हम लोग का क्या है, Na2O बेसिक है, ठीक है, और ये आयनिक। तो ये Mn2O7 एसिडिक होता है, आयनिक ऑक्साइड नहीं है, कोवलेंट ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो सी हम लोग का गलत है। सी गलत तो बहुत गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, तो ये आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं और भी। ठीक है, D1 स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7 कंसिस्ट ऑफ वन ब्रिज ऑक्सीजन। हाँ, ये रिलेशनशिप Mn और O का ऐसा है जो ऑक्सीजन जो है इनका रिलेशन को बचा के रखता है Mn और ऑक्सीजन के बीच में एक ब्रिज ऑक्सीजन में रहता है। तो इनके रिलेशनशिप को बचाने के लिए होता है ना, कोई फ्रेंड काम करता है, वैसे ये ऑक्सीजन काम करता है, ब्रीजिंग ऑक्सीजन है इसमें। द स्ट्रक्चर ऑफ MnO2 कंसिस्ट ऑफ वन ब्रीजिंग ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, तो आपका जो है डी सही है, तो सेकंड आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, मैग्नीज और ऑक्सीजन का रिलेशनशिप में अच्छा रिलेशनशिप होता है। कोई इसको टॉक्सिक कहता है, कहने दो, मैं तो इसको अच्छा कहता हूँ। For a closed circuit Daniell cell, which of the following plot is the correct one at a given temperature? E dot और टाइम का है। ठीक है, Daniell cell जो होता था ना हम लोग का, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस कॉपर, ये तो इसमें जो E नोट का जो E नोट तो कांस्टेंट होता था, E नोट सेल क्या होता है, फिक्स होता है, 1.1 था ना इसका, फिक्स था। तो ये E चेंज करेगा टाइम के साथ, E सेल टाइम के साथ चेंज करेगा, कंसंट्रेशन अलग होता है। तो ये जो है ना कांस्टेंट होगा, ये वाला आंसर होता है कांस्टेंट। ये वाला डाटा समझो 1.1 है, यहाँ पे 1.1 है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा। आसान क्वेश्चन था, ये सेकंड आंसर हो जाएगा। ये तो बढ़ता है इंफिनिटी में, जा होगा नहीं, डिक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, आंसर इसका 2 हो जाएगा। ई नोट सेल क्या होगा, कांस्टेंट होगा इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये शरीफ था, कांस्टेंट होगा, कोई वेरिएबल नहीं। कंपाउंड X और बिलो डिसॉल्व इन NaCO3। हाँ, ये दोनों आपस में मिल जाता है अच्छी तरह से। ये जो ग्रुप है COH और Na2, ठीक है, और बबल देता है, बुलबुल 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 करते रहता है इसमें। ठीक है, तो COH और NaCO3 एक्चुअली होता है क्या, ये वाला H यहाँ जाता है तो ये बन जाता है H2CO3, H2CO3 से टूट करके CO2 निकलता है और बबल बबल करते रहता है। ठीक है, मजेदार है। तो ये डिसॉल्व इन NH2 कायरल सेंटर एटम चेक करते हैं। एक यहाँ कायरल सेंटर एटम है और यहाँ नहीं, एक यहाँ पे, 2 है, बिल्कुल 2 है। पहला स्टेटमेंट हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, डिसॉल्व भी होगा और 2 कायरल सेंटर एटम। देखते हो, ये स्टेटमेंट वाला मतलब 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेना। ठीक है, इसमें फिर ये भी एक क्वेश्चन हुआ, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछ लिया। सिंपल एक क्वेश्चन पूछता तो करता, इसमें बताओ कितना कायरल सेंटर एटम। ठीक है, या क्या ये इसके साथ डिसॉल्व होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ सकता था। स्टेटमेंट 2, कंपाउंड Y shows below H2 कार्बन विद sp3। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं पहले मैं। इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का पूछा है, तो इसका हो जाएगा sp, इसका हो जाएगा आपका 1 2 3 sp2 और इसका sp3 और इसका भी sp3। तो क्या कहता है इसमें, 2 कार्बन sp3, बिल्कुल ये sp3 है। हाइब्रिडेशन 1 कार्बन sp2, बिल्कुल 1 कार्बन ये sp2 है, एंड 1 कार्बन sp, बिल्कुल 1 कार्बन sp भी है यहाँ पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट अगर सही है हम लोग के पास, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं।
स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इसमें कई बार पूछ लिया, इसमें पूछता है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आएगा। ये देखो, करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाँ, बड़ा विचित्र है ये ग्रुप 17 के बोन एनर्जी। ग्रुप 17 के जो है, ग्रुप 17 के जो हम लोग का है क्या F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। इसका बोन एनर्जी ऊपर ज्यादा होता है, लेकिन फ्लोरीन का यहाँ आ जाता है। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। तो ये सही लिखा है, क्लोरीन ब्रोमीन फिर F2 फिर I2, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरे में आते हैं। देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कई क्वेश्चन होता है आपस में, ऐसे क्वेश्चन करके आओगे तो खूब नंबर आएगा। ठीक है, मतलब रैंक अच्छा आएगा। और यही सब क्वेश्चन उठा करके पूछेगा भी आपको। द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल बताएगा। फजान्स रूल में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो यहाँ चार्ज पे खेला है इसने। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे +4 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज, तो इसका ज्यादा, तो ये सही लिखा है। फिर यहाँ पे उसी तरह से +4 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, इसका ज्यादा, ये भी सही है। यहाँ पे गलत हो गया, +4 +6, तो इसका ज्यादा होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 हम लोग का सही था। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हम लोग का आंसर हो जाएगा 1। अच्छा क्वेश्चन था, फेजांस रूल से दिया था, दो बार पूछ लिया। बॉन्ड एनर्जी आपको पता है, फेजांस रूल पता है कि नहीं है? क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है। ये वाला शिफ्ट में थोड़ा सा इससे आसान आएगा, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आएगा ही। और ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये तो आएगा ही। इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्रोमाइन क्लोराइड, और रेड कलर का वेपर होते हैं। जहां भी रेड कलर का वेपर मिले तो बोलना यही है, बस क्रोमाइन क्लोराइड है, और कोई नहीं है। कोई है ही नहीं, बस एक ही है, एकलौता। On the heating mixture of common salt and K2Cr2O7 in equal amount along with concentration sugar in a test tube, a gas evolved. Formula of the gas evolved is an oxidation state of the central metal atom in the gas respectively. बिल्कुल, ये तो यही बता दिया। ये रिएक्शन बिल्कुल क्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट का है, जहाँ यहाँ पे K2Cr2O7 और जिसमें Cl- होता है, यहाँ कॉमन सॉल्ट लिया है, और इसमें H2SO4 डालते ही एक रेड कलर का ऑरेंज रेड में चल जाता है। ये ऑरेंज कलर होता है, रेड कलर का वेपर निकलता है और गैस निकलने लगता है। ये कौन है? CrO2 Cl2। ठीक है, साथ में क्या बनता है? साथ में जो NaHSO4 बनता है, K है तो KHSO4 भी बनते हैं, साथ में वाटर वाटर बनते हैं, तो वो सब रहने दो। तो CrO2 Cl2 ये वेपर बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्या? गैस इवॉल्व, तो यही गैस इवॉल्व होगा। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाल लो। CrO2 Cl2 में क्या देगा? x - 2 × 2 - 1 × 2 = 0, x = 4 × 6 + 6 हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, CrO2 Cl2 + 6। ठीक है, ध्यान रखना, गैस निकला उस पर भी रेड कलर का, तो CrO2 Cl2 है। क्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट करते हैं, इसका नाम है क्रोमाइन क्लोराइड। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा ही ऐसे। ऑप्शन थोड़ा ये गलती हो गया रिपोर्ट, अरे CrO2 Cl2 + 6, CrO2 Cl2 + 6, कुछ गड़बड़ किए हैं हमने प्रिंटिंग में, तो CrO2 Cl2 + 6 एक ऑप्शन बार बार आ गया है। ठीक है, कई बार आ गया, ये तो नहीं होगा 2 करोड़ में क्या ये लेना, ये ऑप्शन एक हटा दो यहाँ पे। ठीक है, 2 बार 3 है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बी में आ गया। अच्छा, सेक्शन बी में आ गया आपको, इंटीजर टाइप में। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन कांस्टेंट ऑफ H2S। अच्छा, H2S का ये जो है एनसीईआरटी में ये गिवन है, ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है, और हमने तो क्लास में बताए थे भी बहुत इजी तरीके से। H2S दिया हुआ है, तो ये K1 है आपका, और ये K2 है आपका, K2 है respectively. The concentration of x-2 in 0.1 H2S is solution है। और ये याद करा दिए थे हम लोग, S-2 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? Ka2 के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। K2 मतलब इतना आंसर हो गया, इतना आंसर। ये आंसर कैसे पूछ रहा है? 10^15 के टर्म में, तो कर लो ये 1 × 10^-13 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 × 10^-15 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 100 आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, कैसे हुआ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा बता, लेकिन हमने बोल दिया याद करना है इसको, फिर से मैं याद करा देता हूँ आपको, आप भी याद कर लो, आ सकता है। H2S का 2 Ka होगा और S-2 का कंसंट्रेशन Ka2 के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। S-2 का कैसे करते हैं, ऐसे कर लो, H2S को तोड़ करके बनाओगे H प्लस प्लस HS। अब यही HS माइनस डिसोसिएट होगा आगे, यहाँ HS माइनस से बन जाता है फिर से H प्लस, कॉमन आयन हो जाता है H दोनों का। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हो C0 यहाँ लिख सकते हो C1 माइनस अल्फा 1 कर लेते हैं, C अल्फा 1 C अल्फा 1। फिर यहाँ पे ये जो C अल्फा 1 अमाउंट है यही टूटता है, यहाँ C अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कर लोगे, यहाँ आ जाएगा C अल्फा 1 अल्फा 2 C अल्फा 1 अल्फा 2। लेकिन इतना ही नहीं है, ये वाला H प्लस यहाँ भी होगा, ये वाला H प्लस वहां पे भी होगा, ठीक है, ये भी होगा। और साथ में हम भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये वाला माइनस होगा, यहाँ पे भी ये डाटा कितना है C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2 ये है, तो यहाँ पे भी यही होगा C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2 ये भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा C अल्फा 1 अल्फा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा C अल्फा 1, ठीक है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं हम लोग, 1 माइनस अल्फा 2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो इसको बीच वाला छोड़ो, इसको डायरेक्ट यहाँ से देखो, ये कितना आ जाएगा C अल्फा 1, और यहाँ पे भी इसको कॉमन ले लो C अल्फा 1 कॉमन लोगे तो 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 2 को 1 लिख लेंगे तो ये भी C अल्फा 1 होगा, और ये हम लोग का C अल्फा 1 अल्फा 2 है, ये हो गया हम लोग के पास इक्वेशन। ये सब में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आ जाएगा C अल्फा 1 फाइनली अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे भी कर सकते हो C अल्फा 1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग सीधे सीधे देखते हैं, लास्ट वाला में Ka2 लिखते हैं हम लोग, तो Ka2 इक्वल टू क्या होगा H प्लस इंटू S माइनस 2 डिवाइडेड बाई HS, लिखते हैं हम लोग H प्लस इंटू S माइनस 2 डिवाइडेड बाई HS, ये माइनस ये हो जाएगा। अगर डाटा देखोगे यहाँ पे तो HS माइनस जितना है उतना ही H प्लस है, HS माइनस, ये और ये कैंसिल हो रहा है, डाटा देख लो आप, ठीक है, कैंसिल हो रहा है। पुट करके बताओ क्या, देखो C अल्फा 1 इंटू S माइनस 2 रहने दो, इसको मैंने पुट करते हैं आगे, यहाँ पे C अल्फा 1 यहाँ पुट कर लो, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो Ka2 इक्वल कितना हो गया S माइनस 2 हो गया, तो Ka2 S माइनस 2 के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है, गुड। आगे हम लोग देखते हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिविंग सेल। अच्छा, हम लोग के बॉडी में जो सेल है जिससे हम बोलते हैं सेल है हमारे बॉडी में, तो लिविंग सेल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर 12 atm है, स्ट्रेंथ ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज आइसोटोनिक। अच्छा, दोनों सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक अगर हो जाए लिविंग सेल के जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 12 atm है विद लिविंग सेल एट द टेंपरेचर इज स्ट्रेंथ, अच्छा स्ट्रेंथ मांग रहा है NaCl का, ग्राम पर लीटर मांग रहा है, बात समझ गए। हमारे बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है लिविंग सेल का वो 12 atm है, और यही अगर हो जाए आइसोटोनिक होने का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए आइसोटोनिक का, यही हो जाए अगर NaCl का भी, तो बताओ NaCl का क्या कंसंट्रेशन होगा ग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसान है, तो हम लोग करते हैं इसको। 12 इक्वल टू क्या, पाई का वैल्यू ICRT, NaCl का वैल्यू देगा 2, C तो पूछा है हमें तो C निकालेंगे, R का वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, दिया है इसने, दिया है तो 0.08, तो T का वैल्यू भी दिया था यहाँ पे 300 ये, और ये 12, तो C का वैल्यू आएगा, क्या करोगे इसको कैंसिल करो, 6 यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ 100 कर लो, और 3 से तो इसको 2 कर लो, ठीक है। तो C का वैल्यू हम लोग के पास कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2.0 इंटू 108, तो C का वैल्यू आ गया 1/4, क्या आ गया मोल पर लीटर हो गया। लेकिन इसको चाहिए कौन सा, ग्राम पर लीटर वाला चाहिए, क्या चाहिए ग्राम पर लीटर। आगे बढ़ते हैं, इसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 58.5 होता है NaCl का मोलिकुलर मास, चेक कर लो 58.5 होगा, सही लिया ना, हाँ 35.5 दिया है, डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया ग्राम पर लीटर हो गया। इसको चेक करो कितना, इंटीजर टाइप है क्वेश्चन, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एक आएगा 1, और ये हो गया 18, 4 16,
4 16 17 18 25 6 24 6 कुछ जा रहा है, तो ये हम लोग किधर जाएंगे, इंटीजर जाएंगे, 15 में जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिविंग सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है 12 के आसपास होते हैं, और NaCl सॉल्यूशन के लिए अगर 12 के आसपास करना हो तो 1 लीटर में 15 ग्राम चाहिए, बहुत चाहिए, तो 1 लीटर में 15 ग्राम NaCl चाहिए। अगला देखो, a substance X dissolved in 150 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट Y। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, पिछले वाला टेस्ट में भी आया था ऐसा क्वेश्चन। X जो है, X सबस्टेंस X 1.5 ग्राम दिया, इसका मोलिकुलर मास नहीं दिया है, डिसॉल्व इन 150 सॉल्वेंट Y का मोलिकुलर मास दे के रखा है। 12 एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी लिख चुका है इसने, डेल्टा टीबी ये रहा। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट Y इज, हम लोग को निकालना क्या है, डेल्टा पी बाई पी नोट इक्वल टू क्या होता है, x2 होता है, x2 निकालने हैं। I इंटू x2 नहीं है, I तो 1 होगा, तो I नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिख दिया है नाइदर नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो I का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे। तो हम लोग को ये x2 निकालना है। ठीक है, x2 निकालने के लिए क्या चाहिए, मास तो हमको गिवन है यहाँ पे, और सॉल्वेंट का भी मास गिवन था, कहा गया ये गिवन है, लेकिन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास गिवन नहीं है, तो यहाँ से डेल्टा टीबी से मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लगा लेते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, यहाँ से मोलिकुलर मास निकालेंगे। डेल्टा टीबी का वैल्यू ले लेते हैं 0.5, और केबी का वैल्यू दिया है इसने 5 दिया है, केबी का वैल्यू ये यूज कर लो, आप लोग भी सॉल्व करो साथ में। 5 एम का वैल्यू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक बार ये कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/10 हो गया, इधर 5 कैंसिल हो गया, इनटू n का वैल्यू हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास x से कर लेते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना हो जाएगा 150 ग्राम, कितना केजी हो जाएगा 0.15 केजी हो जाएगा, 0.15 केजी। ये आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, तो 15 बाई 0.15 ये ऊपर चला जाएगा 100, 50 का x का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 100। तो x जो है आपका x, ठीक है 100 है आपका x कितना है 100 है, तो हम लोग x2 निकालते हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो कैलकुलेशन किधर करोगे, इधर ही कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ क्या इसको, ऐसे करके दिखेगा आपको, ये दिख जाएगा, और इधर देखो x2 निकालोगे तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 ग्राम था ना, बता ना, हाँ 1.5 ग्राम था, तो 1.5 बाई 100 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट 1.5 बाई 100 प्लस इसका मास कितना था, इसका मास था 150 ग्राम, यहाँ पे था 150 ग्राम, 150 बाई 300, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, इंटू 10⁻² करके नियरेस्ट इंटीजर में जाना है। तो 100 कॉमन ले लेते, 1/100 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी गायब हो जाएगा बहुत चीज, तो हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 15/3, 3 मतलब 5, ये हो जाएगा 5×15। ठीक है, 1/100 कॉमन लिए थे ना हम लोग, तो 150/50 होगा ना, ये 50 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 1.5 डिवाइडेड में हो जाएगा 51.5। ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग, तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 515। अब यहाँ पे 10⁻² के टर्म में आंसर देना है, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं 1500 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 515। ठीक है, ये 500 है या 1500, ठीक है 5 या 15, ठीक है, हाँ तो 3 हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 3 के साथ चलते हैं, नियरेस्ट इंटीजर 3, 1500/500 नियरेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। तो ये था एक हम लोग का
अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेटल आयन अमोंग दिस हैविंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मोर देन 3, some of the unpaired electron present in the high spin octahedral complex formed by metal ion। बराबर मतलब लेंदी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी इतने अमोंग हैविंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर मोर देन 3। पहले तो आप क्या करो, ये जो हम लोग का कितना है 1 2 3 4 5 में से आइडेंटिफाई करो किसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 3 से ज्यादा है। जो 3 से ज्यादा मिलेगा, 1 मिले 2 मिले 3 मिले 4 मिले 5 है 5 मिले, सम ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाई स्पीड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, मतलब कोई हम लोग पेयरिंग नहीं करा रहे हैं, तो उसमें बताओ सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, अजीब है, करते हैं हम लोग। तो क्या है, टाइटेनियम है, कितना होता है इसका, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होते हैं, दे के रखना चाहिए था इसको, तो 22, वेनाडियम का 23, फिर कौन है Fe आयरन का होगा 26, फिर कोबाल्ट का कर लो 27, निकल का 28। ठीक है, ये सब +2 है, तो एस वाला सबका गायब हो जाएगा, सबको +2 नहीं, एक +3 भी है, वेनाडियम +3 भी है, तो ये हो जाएगा D2 हो जाएगा, ये भी D2 हो जाएगा, S0 ये हो जाएगा S0 +2 में है सर, +2 में, ये +3 में था, ये Ti +2 में है, तो ये हो जाएगा D6 हो जाएगा। ये बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ भाई, कोबाल्ट 27 में क्या है, यहाँ पे +2 है, तो D7 हो जाएगा, D7, और यहाँ पे हो जाएगा D8। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, जितना होता है इंटीजर में उतना के आसपास हो जाता है, जैसे अगर 2 होगा तो 3 के आसपास होगा, 3 से थोड़ा कम होगा, जैसे करके देखो इसमें कितना हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया, 2 हो गया, इसमें हो गया कितना 6, एक पेड़ है 4 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो गया 3, इसमें हो गया 2। ठीक है, अगर 2 होगा तो कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, √n इंटू n + 2, ये लगा लो, 2 कितना 2 2 4 8, √8 का 2.89 कुछ होते हैं, 3 से कम हो गया, तो 3 से कम मोर देन 3 वाला लेने थे, ये नहीं लेने आपको। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड आया, और इसमें बोल रहा है क्या, अगर हाई स्पीड ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे तो इतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाई स्पीड बनाओगे तो इतना ही होगा, पेयरिंग तो करने नहीं है, इतना ही होगा, तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सम ऑफ नंबर ऑफ द सम दोनों का। ठीक है, 2 होगा हम लोग का, तो 4 + 3 इसका यही पता है, 4 + 3 7, यही हो जाएगा जो इसका हाई स्पीड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 4 रहेगा, इसको 3 रहेगा, तो इसका सम का आंसर बताना है, तो इसका इंटीजर टाइप है 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा फिरा करके था, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, ये है MS is a sparingly soluble salt, follow the given solubility equilibrium sum, equilibrium। ठीक है, तो MS जो है स्पेरिंग थोड़ा थोड़ा डिजोल्व होने वाला, थोड़ा थोड़ा जो प्यार करते हैं वैसा ही थोड़ा थोड़ा डिजोल्व होने वाला कंपाउंड है MX, M+ बनता है, X- बनता है, इसका KSP का वैल्यू ये गिवन है, और जो है इसका 1m अगर हमारा कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस 1m अगर है तो ये इतना है, तो बताना है द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसका बताना है। ठीक है, मतलब समझ में आया आपको, इसका इनडायरेक्टली मतलब यही है, M++ इलेक्ट्रॉन लेके जब M बनते हैं तो E का वैल्यू हो जाता है आपका 0.79, इसका 1m कंसंट्रेशन है। ठीक है, और अगर यही आपको बताना है M++ इलेक्ट्रॉन से M होने की कहानी E बतानी है आपको, अगर इसमें जो सॉल्ट बनाता है MX बनाता है, तो X- का कंसंट्रेशन 1m है, X- का अगर 1m है। ठीक है, यही स्टैंडर्ड का यही मीनिंग है, X- का क्या 1m है, X- का जब 1m होगा तो KSP हम लोग लगा देंगे, तो M+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्या होगा KSP इक्वल टू हो जाएगा M+ इंटू X-, इसका वैल्यू 1 रख लेते हैं, ये हो गया 10⁻10 इक्वल टू M+ इंटू 1, तो M+ का वैल्यू हो गया 10⁻10 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट, आप छोड़ो, ये 10 टू माइनस 10 है, तो बताओ ये क्या होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो था E इक्वल टू ई नोट, इसका ये ई नोट है, यहाँ से ई निकाल लेंगे, माइनस 0.059 ले लेंगे, दे रखा है 0.059 बाई 1 log, ये तो सॉलिड है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 टू माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे 0.79, ठीक है, और माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 log 10 टू 10 कर लेंगे, 10 को स्क्वायर कर लेंगे, और ये हो जाएगा 0.79 माइनस 0.10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.59, ये घटाओगे तो 0.2 आ गया। आंसर कैसे करने, मिली वोल्ट करने, तो ये वोल्ट हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 इंटू 1000 मिली वोल्ट हो गया ये, तो ये हो गया आपका 200 मिली वोल्ट। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोग का 200, तो आपका नंबर भी आएगा 200%, ठीक है, थैंक यू। और अच्छा ये हम जो वीडियो ये डाल रहे हैं, तो हेल्पिंग हैंड एकेडमी तो हमने खोले हैं, लेकिन क्या करोगे, इसका हमको यूट्यूब चैनल नहीं मिल पाया पहले से है, तो हमने नाम चेंज कर दिए रैंक इंजन, इसमें मिलेगा, ठीक है। रैंक इंजन ये एक ऐसा इंजन है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रैंक प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हमने आकाश में 12 साल काम किए, बहुत रैंक दिए, बहुत मतलब बहुत भर करके 100, कम से कम 100 आएंगे, इनका मैं नाम बता सकता हूँ आपको, ठीक है, कभी बताएंगे टाइम मिलेगा तो ये एक ऐसा इंजन है जो आपको रैंक प्रोड्यूस करेगा, हेल्प करेंगे आपको। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।